हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर आया है, मतलब सीबीएसई ने जो भेजा है लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2025-26 का। आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर जो कुछ भी होगा सब मार्किंग स्कीम के साथ है। सो ये है हमारा सेट का कोड जो है वो 087 जो सबके पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, मैच करना है। क्या मैच करना है, इसमें से हम लोग को, चलो, कॉलम 1 में कुछ गिवन है और कॉलम 2 में कुछ चीज़ें गिवन है। अब इन सभी को हम लोग को मैच करना है। लाइक यहाँ पर जैसे फ्रेडरिक सोरियो गिवन है, तो फ्रेडरिक सोरियो क्या था आपको पता होगा, जैसे कि उन्होंने क्या बनाया था। फ्रेडरिक सोरियो क्या है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। और हमारा सबसे पहला पेज पे ही हिस्ट्री का वो एक ये पिक्चर गिवन है, पेंटिंग गिवन है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, उससे पता चलता है कि ये क्या है, हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट है। और एक चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो हम लोग जान रहे हैं। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद फोरग्राउंड और फ्रंट ऑफ स्टैचू। अच्छा, फोरग्राउंड और फ्रंट ऑफ स्टैचू, ये जो स्टैचू था उस स्टैचू के सामने कुछ कचड़े गिरे हुए थे, वो किसके थे, एरिस्टोक्रेट के थे। हमने ये भी देखा था। तो एब्सोल्यूटिस्ट, हाँ इसी कहते हैं, इसके। तो हम लोग कहेंगे कि वो किसके गिरे हुए थे, तो सारा राजा महाराजा लोग का था। और जो सोरियो का यूटोपियन विजन था वो क्या कहता था कि डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक मिले। तो इससे हो जाएगा कि ए का 4, मतलब फ्रेडरिक सोरियो का 4 हो गया। सारा कुछ हमने मैच किया हुआ है, इसको मिला लो। ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट है। आगे देखो, ये फिगर में हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे फिगर में। और ये क्या शो कर रहे हैं, एक इनका ये न्यूज़पेपर था, इनका एक न्यूज़पेपर था जो कि क्या कहते हैं उसको, कि आई गेस कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक न्यूज़पेपर था, उसमें ये शो कर रहा है। तो वही है पिक्चर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थाउजेंड, देखो हजारों हजार पीपल मर जाते हैं कहाँ पर, जब फ्लड आता है यूरोप में। अच्छा देखो, अरे मरे नहीं थे, सॉरी, यहाँ मरे नहीं थे, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। देखो हजारों हजार पीपल जो थे ना वो फ्लड कर जाते हैं, मतलब कहीं चले जाते हैं, मतलब मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब अमेरिका जाते हैं, यूरोप से अमेरिका। ठीक है, यूरोप से वो चल जाते हैं अमेरिका 19th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी था, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट 4th पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि लुइस, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक सेकंड, वीडियो तो आ रहा होगा। चलो, आवाज़ क्रैक तो नहीं कर रहा है ना, मतलब सही आ रहा है आवाज़, ठीक है। हाँ चलो। अच्छा, ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड रुकोगे, पॉज ये सब नहीं हो रहा, शॉर्टकट में होगा कहाँ, सेटिंग से। हाँ, तो कैमरा को दूर रहना चाहिए, ठीक है। हॉट कीज स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए एस एक्स, अच्छा पॉज करने के लिए मैंने रखा है पी, और अनपॉज करने के लिए ओ रखा है, अप्लाई, ओके। पॉज हो रहा है, पी हो रहा है, देखो तो पॉज नहीं हो रहा है भाई, अनपॉज हो। ओके कोई बात नहीं, चलो यार अभी यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा कैमरा से चलो। सो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 4 कह रहा है कि लुइस सेबेस्टियन, अच्छा ये क्या करते हैं, ये प्रोक्लेम करते हैं कि जो ट्रिम्बल है, यहाँ पर देखो बेसिकली पूछ रहा है ना, ट्रिम्बल देयरफॉर ट्रांस ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इन्होंने बेसिकली एक चीज कहा, इन्होंने ये कह रहे हैं कि देखो ट्रिम्बल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब समझे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको समझो। देखो ट्रिम्बल देयरफॉर ट्रांस ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। अब समझते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि हु रेफर टू द ट्रांस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ पर ट्रांस कौन है, उसको बताना है। एक सेकंड, थोड़ा सा ट्रांस का मतलब यहाँ पर क्या होता है उसको देखते हैं। ट्रांस का मतलब बेसिकली यहाँ पर, एक सेकंड, पॉज 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 कहाँ तो यार, गिव अ मिनट, गिव अ मिनट, गिव अ मिनट, गिव अ मिनट यार। हाँ अब काम करेगा शायद, पॉज करें, पॉज करें, पॉज नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा अवॉइड करो बैकग्राउंड नॉइज को भी थोड़ा सा
कर रहा हूँ मैं थोड़ा, एक सेकेंड, कहीं से तो हो जा भाई जल्दी। और किस वीडियो और किस यहीं से होता था। हुआ आगे भोग लगा देना भगवान जी के पास। रुक जा, मैं देखता हूँ, एक बार देखता हूँ। अगर करना है हमको स्टॉप रिकॉर्डिंग, अच्छा पॉज कर, मैं पॉज में करूँगा पहले, तो पॉज का पॉज में, अरे चल बे, यही वाला भोग लगा देना। रुक जा 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 रुक जा। हाँ चलो एक सेकंड में ये कर दूँ, ठीक है, और इसको कर देते हैं। चलो अप्लाई किए हैं, ओके करें। अब एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा यार वीडियो, अबे हो जा भाई, नहीं हो रहा यार, छोड़ो कोई नहीं, डायरेक्ट अब वीडियो पूरा एक ही बार में रॉ वीडियो शूट होगा पूरा। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो बेसिकली पूछ रहा है कि देयर फॉर ट्रांस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो ट्रांस का मतलब होता है जो तुम्हारे राजा महाराजा और लाइक जो चर्च के जो प्रीस्ट थे उनको बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो राइटर है ये प्रोक्लेम कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो ट्रिम्बल ऑफ ट्रांस है वो वर्ल्ड का, तो यहाँ पर ट्रांस का मतलब आपको बताएंगे। अगला देखो 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ द विब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। जो सिल्क रूट था ना वो बहुत अच्छा एग्जांपल था प्री मॉडर्न ट्रेड का, जिससे हमारा कल्चर लिंक था दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसको 2 एग्जाम्पल से बताना है। अब देखो अगर सिल्क रूट के बारे में हम लोग अगर हल्का सा नॉलेज जानते हो तो एक चीज़ पता होगा कि जो हमारा सिल्क रूट है, हमारा जो सिल्क रूट है ना वो वाटर यानी ओशन के थ्रू हुआ था। अब इसका आंसर मैं यहाँ लिख नहीं सकता, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर मार्किंग स्कीम लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर देखो मार्किंग स्कीम पे गौर करो। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, जैसे चाइना का कुछ पोइट्री हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, स्पीसीज और स्पाइसेस सॉरी, तो पोइट्री हो गया चाइना का, टेक्सटाइल हो गया चाइना का, फिर भारत से कुछ स्पाइसेस हो गए, कुछ मसाले हो गए वो, फिर साउथ एशिया ये क्या करते हैं, और साउथ एशिया देखो मतलब इंडिया से स्पाइसेस, चाइना से पोइट्री और टेक्सटाइल, ये दोनों कहाँ जा रहा था, साउथ एशिया, ठीक है, इसी रूट से। तो सिल्क रूट तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस भी जा रहे थे, पोइट्रीज भी जा रहे थे और टेक्सटाइल भी जा रहा था। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम द सेम रूट इन रिटर्न, मतलब कि जब वो वापस आ रहे होते थे तो वहां पर प्रीसियस मेटल यानी कि गोल्ड और सिल्वर लेकर के आ रहे होते थे फ्रॉम फ्लोड बाई यूरोप टू एशिया। अच्छा मतलब कि यूरोप से एशिया, समझो यहाँ पर सिल्क रूट तो था ही कि यार सिल्क का हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करना है, बट उसके साथ साथ हम लोग को क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर वहां से आने वक्त मिलता था। जैसे साउथ अफ्रीका जाएंगे बेचेंगे तो बेचने से उनको कुछ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिलते थे। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है फॉलोड बाय द यूरोप टू द एशिया। दूसरा पॉइंट में कहेंगे कि पहला तो ये हो गया कि यार तुम्हारा पोइट्री जा रहा है, टेक्सटाइल जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि यहाँ पर एक गुड एग्जाम्पल है कल्चरल और प्री मॉडर्न ट्रेड के। तो ट्रेड का तो हमने बता दिया कि देखो स्पाइसेस जा रहा है इंडिया से, और चाइना से क्या जा रहा है, टेक्सटाइल और ये पोइट्री। अब यहाँ पर बचा आने वक्त गोल्ड और सिल्वर ले लेते हैं, तो ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग कह रहे हैं कि जैसे ट्रेड और जो कल्चर है ना, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो है वेंट हैंड इन हैंड, मतलब ये हाथों हाथ होता था। जैसे अब मान लो वहां से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन का तो कोई सुविधा नहीं था, तो अगर पैसा हम लोग को देना है या फिर सब कुछ फिजिकल होगा, तो इसके दौरान क्या होता है बुद्धिज्म भी यहाँ पर आते हैं। इंडिया में जो बुद्धिज्म कल्चर है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, मतलब कि कहाँ कहीं और से आए होंगे बुद्धिस्ट, तो वो ट्रेड के हिसाब से आए होंगे और यहाँ से अपना वो शेयर किए, ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट कहेंगे कि अर्ली क्रिश्चियन जो था, क्रिश्चियन मिशनरीज, अब देखो अब क्रिश्चियन का भी सेम है, वो सेम रूट से एशिया से यहाँ पर हमारे आते हैं, मतलब कि बुद्धिज्म भी आए, क्रिश्चियनिटी भी आया और मुस्लिम भी जो है वो इसी थिंग्स से आता है। सो हम लोगों ने देखा कि कैसे ये हम लोग का कल्चरल लिंक बनाता है बिटवीन टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग कैसे कैसे एग्जांपल देंगे, अगर ये क्वेश्चन मान लो आ गया तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले कि देखो ट्रेड का तो था ठीक कि सिल्क तो चल रहा है तो वो तो अपना है, सिल्क रूट है, लेकिन साथ ही साथ सिल्क रूट से हम लोग कहेंगे कि पहला पॉइंट में कहेंगे, नहीं तो पूरा आंसर बोलता हूँ। The Silk Route was the good example of the vibrant pre-modern cultural link between the two parts of the world in the flowing way। यहाँ से लिखना in the flowing ways, ठीक है। और फिर कुछ पॉइंट वाइज हम लोग का आंसर स्टार्ट करना। पॉइंट वाइज में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमारा जो हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि फ्रॉम इंडिया, वहाँ से क्या होता था, तुम्हारा जितना भी इंडिया से क्या होता था, जितना भी स्पाइसेस होते थे, मसाले हो जाते थे वर्ल्ड में। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो चाइना है उससे पोइट्री और टेक्सटाइल जाता था, ठीक है, पोइट्री और टेक्सटाइल जाता था। ऑलराइट, अगरबत्ती ओके, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। देखो ऑलराइट भाई, इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा है, यहाँ पर पॉज हो नहीं जाए, अब मेरे को इतना आता ही नहीं है, ठीक है, तो मैनेज करो यार, अभी तो खैर कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। ऑलराइट देखो यार क्या करूँ, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना है यार प्लीज़, फैमिली वाले हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से बट ट्राई कर दूँगा एक बार, बट तुम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अच्छा वीडियो आगे कर सकते हो ना तुम लोग, 1 सेकंड कर लो, फिर मैं यहाँ पर पॉज का कर रहा हूँ, बट देखो पॉज रिकॉर्डिंग, अनपॉज रिकॉर्डिंग, स्टार्ट स्टॉप तो नहीं काम करना है, स्टार्ट स्टॉप स्ट्रीमिंग का वो, बट चलो छोड़ो हटाओ। काम क्यों नहीं कर रहा भाई, करने के बाद में और ऐड कर दे, लेटर सपोज मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर पॉज के लिए ए और अनपॉज के लिए ऐसा हो जाता है। क्या हो रहा भाई, कुछ तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा। अच्छा मैं इस वीडियो के बाद वो चीज़ें देखूंगा, पहले तो अभी क्या करते हैं, कुछ नहीं होगा भाई, नहीं होगा, चलो स्टार्ट करते हैं, छोड़ो, बस बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा वो करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। चलो तो पहला पॉइंट तो लिख देंगे कि यार इंडिया से क्या होता था, स्पाइसेस भी ट्रैवल करते थे, बोलेंगे कि फ्रॉम द इंडिया सीन इन द सिल्क रूट फ्रॉम इंडिया स्पाइसेस वर ट्रैवल एंड चाइना से, ठीक है, एंड फ्रॉम चाइना, वहाँ से क्या होता था, एंड फ्रॉम चाइना टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल हो गया, और क्या होता था वहाँ का कुछ पोइट्री। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पहला पॉइंट में, फ्रॉम चाइना पोइट्री टेक्सटाइल दीज आर ट्रैवल, एंड फ्रॉम चाइना टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड फ्रॉम इंडिया जो स्पीसीज है, मतलब मसाले हैं, वो ट्रैवल होते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहला पॉइंट हो जाएगा, तो जिसके कारण हम लोग का इंटरलिंक बन रहे हैं, क्या बोला, ट्रेड का जो लिंक हो रहा है वो हो रहा है। तो इसके बाद क्या था, कल्चरल लिंक, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या कि इससे क्या हुआ कि बुद्धिस्ट, बोलेंगे कि थ्रू द सिल्क रूट बुद्धिज्म वाज फ्रॉम द सेम सिल्क रूट बुद्धिज्म वाज स्प्रेड इन इंडिया, एंड जिससे कल्चरल लिंक हम बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कि हाँ, फिर इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी, एंड सिमिलरली द क्रिश्चियनिटीज वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड ये दूसरा ही पॉइंट चल रहा है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, और एक पॉइंट है हमारा मुस्लिम्स। These all community travel from the different part of the world in India, it also spread in the India। तो 2 पॉइंट हम लोग बताएंगे, बस ये क्लियर हो जाएगा। नाउ अब मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करें, चलो करते हैं। समटाइम्स क्या होता था कि द न्यू क्रॉप्स, देखो कुछ समय क्या होता था कि जो नया क्रॉप, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। क्या होता है कि कभी कभी जो एक कुछ क्रॉप का जो स्पीसीज होता है वो क्या करता है ना कि लाइफ और डेथ के बीच में एक वो पाथ बना देता है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय द टू एग्जांपल्स। हम लोग बोलेंगे यस समटाइम्स द ड्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। लाइक आप लोग को मे बी आप लोग जंक फूड के बिना नहीं रह पाते होगा, तो ये भी तो एक है कि यार हाँ जंक फूड अगर आज के आज खत्म हो जाए तो आप लोग लाइफ और डेथ के बीच में आ जाओगे। एक्चुअली वो होता है यार। तो देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को बोलेंगे कैसे, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ पर लिखना और फिर बोलेंगे इन द फ्लोइंग वेज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट देना है, वैलिड पॉइंट देना है। अगर थोड़ा लग रहा है कि यार दूसरा पॉइंट यही अच्छा है तो 3 पॉइंट में दे सकते हो फॉर बेटरमेंट। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि समटाइम न्यू क्रॉप, जो नए नए क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब डिफरेंस ला देते हैं लाइफ और डेथ में इन द फ्लोइंग वे। सबसे पहला बोलेंगे कि लाइक वाइज इन आवर हिस्ट्री, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इन द आयरिस potato famine we see the same as in the Irish potato famine, जो हमारा Irish potato famine है, we saw how potato can make the difference between life and death. During that period of time the famine due to the lack of the potato in the market, या फिर कह सकते हैं due to the lack of availability of the potatoes, thousands of the people lost their life. पहला वैलिड पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में तुम लिख सकते हो यार कि यार अगला मैं देख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो समटाइम्स न्यू क्रॉप लाइक पोटैटोज कोड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बहुत अच्छा। It was introduced by humble potato that Europe poor began to eat well, eat better and live longer। समझो, देखो क्वेश्चन में हम लोग को समझते चल रहा है। मैंने जैसा बोला कि यार पोटैटो फेमाइन जो हुआ था तो वही सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि समटाइम नए क्रॉप्स जो है पोटैटोज हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं डिफरेंस ला सकते, मतलब कि डिफरेंस ला सकते हैं हमारे लाइफ और डेथ के बीच में। मैंने बोला था यहाँ तक, हाँ। इट वॉज विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द हम्बल पोटैटो यूरोप पुअर बिगेन टू ईट वेल एंड ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। तो ये 3 चीजें जो इसने अलग से डाला, ठीक है। यूरोप के जो पुअर थे वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, खाना ज्यादा कर लेते हैं, बेटर खाना करते हैं और लिव लॉन्गर। आयरिश का जो पोटैटो पुअर थे, पुअर पीजेंट थे, वो पूरा डिपेंडेंट थे क्या पे, पोटैटो पे। मतलब आयरिश के लोग हमारे पोटैटो पे डिपेंडेंट हैं। व्हेन पोटैटो क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जब पोटैटो के क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डिजीज के कारण, तो मिड 1840 में क्या होता है, अच्छा 100 of thousands of peasants died of starvation। अच्छा मतलब हजारों हजार लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसने कितना चालाकी से बनाया, देखो दूसरा पॉइंट में इसने चालाकी करा, देखो वो तो हम भी नहीं बना सकते थे एक्चुअली में, बट इसने ऐसा मोड़ा, देखो ट्रिकी है भाई, सब ट्रिकी है। देखो लाइक यहाँ तक ठीक है, इतना तो हम लोग क्वेश्चन से लिख लिए। फिर लिखा है इट वॉज विद इंट्रोड्यूस ऑफ हम्बल पोटैटो, इट वॉज इंट्रोड्यूस विद द हम्बल पोटैटो, ठीक है। दैट की ये कब हुआ था कि जब हम लोग पोटैटो का स्टार्टिंग किए थे तब। कह रहे कि द हम्बल पोटैटो का जब हम लोग क्रॉप को ग्रो किए थे ना तब ऐसा हुआ था। अब इसके बाद कह रहा है कि यूरोप के जो पुअर्स थे वो क्या करने लग जाते हैं, खाना अच्छा कर देते हैं, टू ईट वेल। पहली बात तो ये सस्ता था जिसके कारण बहुत लोग खरीदते थे। तो यहाँ पर आगे बोला कि यूरोपियन पुअर बिगेन टू ईट वेल, मतलब कि यूरोप के जो पुअर्स थे, गरीब थे, वो ज्यादा खाने लगते हैं, किसको, पोटैटो पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ईट बेटर लिव लॉन्गर, तो उसको खाते भी ज्यादा थे और रहते भी ज्यादा थे। और फिर उसके बाद हमारा आयरिश वाला तो है ही। तो आयरिश पुअर पीजेंट बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, दैट्स व्हाई जब भी वो पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया डिजीज के कारण मिड 1840। ये वर्ड थोड़ा याद करना, मैंने तो बोला था 1840 वाला बात आपको याद करना पड़ेगा, मिड 1840 वाला बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो as in this video is going to you as in live, because यहाँ पर कोई भी कटिंग, कोई भी एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला इस वीडियो में, रॉ वीडियो है पूरा। ओके अब देखो यहाँ पर फिगर और इमेज। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेसेस, मतलब कि वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा, ये बात है। देखो, क्वेश्चन का कहने का मतलब बेसिकली ये है ना कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चर, मतलब इतने सारे कल्चर प्रोसेस हुए हैं जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कैसे में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब भारत में ऐसा क्या क्या हुआ था जिसके कारण नेशनलिज्म आता है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, हम लोग को इसको सपोर्ट करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल को लेकर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पर बताना है ये चीज़, तो हम लोग कुछ इस पॉइंट से बता सकते हैं। जैसे ये सारी तो चीज़ थी, लाइक फ्लोक लोड्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, फिगर ऑफ इमेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इंडिया में नेशनलिज्म के प्रति ज़्यादा वो करता। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट देंगे कि यार पोइट्री। देखो, हम लोग बोलेंगे पोइट्री एंड आर्टिस्ट, poetry and artisans play an important role in developing the nationalism ideology among the people। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि जैसे फ्लोक लोर्स हो गए, फ्लोक लोर्स या फिर फ्लोक सॉन्ग्स हो गए या फ्लोक डांस हो गए, तो ये सारे भी क्या करते थे हम लोग को बहुत ज़्यादा। ऐसे सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि by introducing the folk lores, folk songs and folk dance, it will also create a huge feeling of nationalism। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बोलेंगे कि यार जैसे अब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा कि सम हिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कुछ हिम्स इंट्रोड्यूस हुए, लाइक ऐसे बोल सकते कि वंदे मातरम वॉज सॉन्ग में ना, जैसे लिख सकते हो तुम वंदे मातरम वॉज क्या होगा, रोट बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे सॉन्ग्स में तुम बोल सकते हो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज एन हिम्प टू द मदरलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जब ये कहा जाता था, कब जब स्वदेशी मूवमेंट होता था ना, तो ये गूज़बम्स दे देते किसी को जो वहाँ पर रिवोल्यूशनरीज है। तो दिस आर द पॉइंट विच वी यूज इन दिस पॉइंट, मतलब सॉन्ग वाला पॉइंट पे। फिर मैंने बोला कि फिगर और इमेज। अब फिगर से सोचो, ऐसा पॉइंट देना पड़ेगा, लाइक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस चीज़ को। चार चीज़ याद कर लो। जैसे यहाँ पर कितना नंबर का है, तो आई थॉट के 3 नंबर का है, तो इसको हम लोग 3 पॉइंट भी याद कर सकते हैं, बात खत्म है। लाइक फ्लैग भी तुम याद कर सकते हो, ये इजी है तो फ्लैग याद कर लो कि जैसे नेशनलिज्म का भावना कैसा है इंडियंस में, तो हम लोग कहेंगे कि फ्लैग हो गया। फिर तुम सॉन्ग कर लो, अगर फ्लोकलोड समझ लिया तो फ्लोकलोड को यहाँ से काट सकते हो, और यहाँ पर हो गया सॉन्ग 2 हो गया, और फिगर ऑफ इमेज भी कर सकते हैं। तो अब कहेंगे यार कि फिगर और इमेज के बेसिस पे पहला पॉइंट फिगर और इमेज एकदम हेडिंग हो जाएगा ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद ब्लू पेन से पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कम टू विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ये वर्ड लिख देना कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, जो आइडेंटिटी है कि यार हम भारतवासी हैं, तो वो कैसा है बाई विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। फिर बोलेंगे कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज ड्रॉन द क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो इमेज क्रिएटेड बाय किसके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एंड रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन हिज पेंटिंग। भारत माता इज अ पेट्रोइट एंड एस्थेटिक फिगर। अब इस चीज को बताना पड़ेगा। जैसे एक क्या है ये, भारत माता इज एन एस्थेटिक फिगर, एस्थेटिक फिगर, ठीक है, ऑफ विच सोज यहाँ लिख सकते हो, विच सोज क्या शो करता है, कामनेस, काम, और क्या, कंपोज एंड डिवाइन। तो ये सारी चीजें वो शो करता है, ठीक है। और फिर स्पिरिचुअल भी देख सकता हूँ।
सो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ऑफ इमेज इमेजिन करेंगे। फिगर ऑफ इमेज इमेजिन करने के बाद उसमें हम लोग बताएंगे कि यार ये चीज़ें थी। चलो कि रविंद्रनाथ टैगोर क्रिएट करते अपने नहीं सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तुम्हारा इमेज को क्रिएट करते हैं। एंड देन आफ्टर जो तुम्हारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट करा, तो रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता, एंड in which she shows the image of भारत माता is so calm, spiritual, और क्या लिख सकते हो, डिवाइन लिख सकते हो या फिर कंपोज लिख सकते हो। तो हम लोग को बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे कि काम ले लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइन ले सकते हैं, स्पिरिचुअल ले सकते हैं, कंपोज ले सकते हैं। इन सब में से कुछ जो याद हो गया वो उसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे सिंपल होगा कि हम लोग काम ले लें, डिवाइन ले लें और स्पिरिचुअल ले लें, बात खत्म। अब देखो सॉन्ग्स में हम लोग ने तो बात कर ली कि सॉन्ग में हम लोग लिखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द रोट वंदे मातरम एज एन हिम टू द मदरलैंड, एज एन हिम टू द मदरलैंड। इट वाज इंक्लूड द आनंद मत एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द मदरलैंड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ फ्लोक्लोर्स हो गए, जैसे यहाँ पर हो गया इंडिया फ्लोक्लोर्स वॉज, अच्छा फोकलोर्स को तो स्किप भी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या चीज, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। देखो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो फ्लैग है हमारा, तो फ्लैग का यहाँ पर बात होगा। ठीक है, देखो जैसे कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर, देखो अ ट्राई कलर आ गया, अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आ जाओ एंड द येलो वॉज डिजाइन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना फ्लैग वाले पार्ट में, कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या हो रहा है, बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि फ्लैग में हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल एक ट्राई कलर फ्लैग जो कि रेड ग्रीन और येलो था, रेड ग्रीन येलो था। इसको याद कर लो, कब जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था कहाँ पर, बंगाल में, तो वहाँ पर रेड ग्रीन येलो इसको डिजाइन करा जाता है। इट वॉज 8 लोटस रिप्रेजेंट 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अच्छा कैसा इमेज था, तो इमेज कुछ ऐसा होगा, अगर मैं दिखा सकूँ तो लेट मी शो यू, अगर कॉपीराइट ना हो तो। देखो उस टाइम का जो इमेज था ना बंगाल के टाइम का, तो ऐसा था वो। देखो उसके ऊपर थे 8 लोटस के फूल। तो देखो यहाँ पर शो कर देते हैं फ्लैग कौन थे, रेड ग्रीन येलो, रेड येलो इन बंगाल। तो देख सकते हो, एक सेकंड इमेज क्रिएट हो रहा है, आ जाओ एक सेकंड। इफ यू सी द इमेज, वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ रहता था और रेड ग्रीन येलो रहेगा वो। तो रुको, हाँ देखो दिस इज द इमेज ऑफ दैट फ्लैग ड्यूरिंग दैट टाइम जब वहां पर रिवॉल्यूशन चल रहा था। देन ये था जिसमें तुमको ये लोटस का फूल दिख रहा है ऊपर, ये 8 होते थे, 1 2 3 4 5, हाँ तो ये 8 होते थे। तो वही सेम चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि गांधी जी डिजाइंड यहाँ पर ये, हाँ तो 8 लोटस यहाँ पर जो था वो 8 लोटस जो था प्रोविंस का, वो क्या दिखाता था, तो वो रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश इंडिया को। और यहाँ पर जो ये मून है, मून जो आपको दिख रहा है इस फिगर में, देखो ये तो हो गया हमारे ब्रिटिश नेशन को। और इसके बाद यहाँ पर जो ये मून है, ये मून शो कर रहा है मुस्लिम्स को, ये जो एक सन है वो हिंदुइज्म को शो कर रहा है। सो ये फ्लैग के बारे में हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 1921, देखो बाय 1921 जो गांधी जी है ना वो डिजाइन करते हैं अपना स्वराज फ्लैग। ये भी फ्लैग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम सब पॉइंट दे रहे हो फ्लैग के बारे में ना, तो यहाँ पर सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना कि यार फ्लैग में देखो ऐसा ऐसा बना था हम लोग का फ्लैग। तो सबसे पहला बना था ये वंदे मातरम वाला, ये हो गया ग्रीन वाला, ये बना था। तो हम लोग बोलेंगे कि इन द ड्यूरिंग द क्या कह सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जो बंगाल में हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तो उसमें हमारा फ्लैग कैसा था, रेड ग्रीन येलो, एंड इन विच द
8 लोटस फ्लावर शोज द ब्रिटिश, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख सकते हो या फिर ब्रिटिश 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। 8 प्रोविंसेस देखा रहा था, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस। एंड जो तुम्हारे यहाँ पर चांद और ये सूर्य है, ये शो करता था हिंदू और मुस्लिम को। तो बस अब ये तो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को पता था कि यार 1921 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपना एक फ्लैग डिजाइन किया था, जिसमें बीच में उन्होंने चरखा डाला था, वो ब्लैक हो गया, वो भी रेड ग्रीन येलो था, एंड रेड ग्रीन व्हाइट था, सॉरी बीच में व्हाइट था, येलो का जगह चेंज हो गया, वो व्हाइट हो गया। एंड वहां पर उन्होंने अपना चरखा एक स्पेशल स्पिनिंग व्हील जो था वो सेंटर में उन्होंने डाला था। इसको हम लोग बोलते हैं गांधीयन प्रिंट, गांधीयन फ्लैग। इसके बाद जो अभी हमारा चल रहा है वो तो है ही, जो नया वाला है रेड ग्रीन व्हाइट का, और बीच में जो अशोका चक्र होता है। तो ये फ्लैग वाला भी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, टाइमिंग कितना होगा, हाफ एन आवर। सो हाफ एन आवर यहाँ पर हो गया, और अभी हम लोग हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। भाई जल्दी करना पड़ेगा। ओके देखो अभी यहाँ पर क्या है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया। पहले तो इन सबको इरेज करो यार। देखो कहाँ पर थे हम लोग, 6 का हो गया, 6 का हो गया। अब चलो यहाँ से देखो, अरे क्या हो रहा है भाई प्लीज। हाँ अब देखो यहाँ पर हम लोग का 5 का बी वाला पार्ट करे, और वाला पार्ट करे या नहीं करे ये बताओ, और वाला पार्ट करे फिर नहीं करे, करते समझ लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। 6 का सॉरी 6 का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 6 का बी पे चलते हैं। साल्ट मार्च बिकम इफेक्टिव टूल टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद द सुटेबल रीजन। देखो साल्ट मार्च जो है ना हमारा, वो एक वेपन की तरह यूज हुआ कि एक कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हम लोग ने उससे क्या करा, एक वेपन का काम करा, एक उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव टूल की तरह काम किया। ठीक है, तो इसका कुछ रीजन देना पड़ेगा। सबसे पहले तुम ऐसे बता सकते हो कि यार गांधी जी थे, उन्होंने 11 डिमांड भेजे थे इरविन को। इरविन था ना, कौन था, इरविन था ये शायद, हाँ इरविन था। तो वाइसरॉय इरविन को उन्होंने 11 डिमांड थे। मेन डिमांड इन विच द मेन डिमांड इज साल्ट मार्च, और जो साल्ट मार्च है वो उसमें से क्या था, मेन डिमांड था। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसमें होता है कि जो तुम्हारा साल्ट मार्च था ना, उन्होंने एक फिक्स टाइम दिया था। तो ये बता सकते हो कि गांधी जी गिव द लेटर टू वाइसरॉय इरविन, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड दिए थे। Most of them were general interest, but most of steering was to abolish the salt tax. मतलब मेजर वहाँ जो था वो साल्ट टैक्स के बारे में था। Imposed by the colonial government, ये जो था वो कौन इम्पोज कर रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट। अच्छा अब क्या हुआ था उस टाइम, साल्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था ऑन दैट टाइम। तो वही चीज बोल रहा है। गांधी जी ने क्या करा, लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, उसमें 11 डिमांड अपने लिखे कि वो क्या करे, साल्ट टैक्स को हटा दे। अदरवाइज उन्होंने ये भी दिखा था कि अगर वो साल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, एक डिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं, गांधी जी ऑल्सो गिव द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन विच ही वांट द इरविन टू रिमूव to fulfill their all 11 demands, and if Irwin will not do, then they will start the salt march, and वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, नॉट क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो उस टाइम स्टार्ट कर देते। देखो इसमें बोल रहा है कि इरविन अनविलिंगनेस टू नेगोशिएट द फोर्स ऑफ गांधी जी स्टार्ट द साल्ट मार्च। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि बट इरविन डिडंट डू एनी वर्क on and negotiate the Gandhiji's letters, and due to which Gandhiji started the salt march, and by the thousand of volunteer, मतलब कि हजारों वॉलेंटियर्स को लेकर के वो क्या करते हैं, हजारों वॉलेंटियर्स को लेकर के वो क्या करते हैं, साल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं। एंड वो जाते हैं डांडी से साबरमती से डांडी, सॉरी साबरमती आश्रम जहाँ वो रहते थे, और उससे वो चल जाते हैं डांडी, और वहाँ पर क्या करते हैं, वो साल्ट मार्च मतलब साल्ट बनाते हैं अपने से, और तोड़ देते हैं वहां पर साल्ट लॉ। इसके बाद देखो यही साल्ट मार्च के बारे में हो गया। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर द साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द गांधी साल्ट फैक्ट्रीज। पीपल
Immediately follow Gandhi's word, refused to pay the taxes and ready to pay the liquid swap। अच्छा हाँ देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर तुम 60 मार्च के बारे में बता सकते हो, फिर उसके बाद क्या होगा कि गांधी जी का वर्ड इन पीपल ने क्या करा, फॉलो करा और वो पे करना जो टैक्सेस पे करना था वो छोड़ दिए। जो भी लिक्विड स्वैप थे उसको क्या कर दिया गया, पिक कर दिया गया, मतलब खोलने ही नहीं देंगे इसको। और जो भी और फॉरेन क्लॉथ थे ये बॉयकॉट करते हैं। देखो ये जो है ना ये वाला पॉइंट ये हमारा जो है इसमें नहीं बैठेगा, ये वाला इसमें नहीं बैठ सकता। सो हाँ ठीक है, ऊपर का जो भी तुम्हारा 4 पॉइंट है ना वो दे दो, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक द वीडियो इज अप टू 35। ओके तो 35 तक तो चले गया है। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं कि हिस्ट्री का एक कर लेंगे, पार्ट वाइज हम बांटते हैं, ज़्यादा लोड भी नहीं देना आप लोगों को, तो पार्ट वाइज रहेगा। हिस्ट्री इज वन सेपरेट वीडियो, हिस्ट्री इज फॉर द सेपरेट वीडियो, ज्योग्राफी अलग वीडियो आ जाएगा पार्ट 2, फिर उसके बाद पार्ट 3 आ जाएगा जिसमें हम लोगों ने उसको इकोनॉमिक्स को कर लेंगे, पार्ट 4 में हम लोग पोल साइंस कर लेंगे। तो दीज आर द पार्ट्स जिसमें हम लोग को 4 को पूरा कंप्लीट करना है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यार मैं इसमें क्योंकि और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हो जा रहा है, तो फिर देखो इन ब्रिटिश द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और द रिवॉल्यूशन बट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद द सुटेबल रीजन। देखो ब्रिटिश का जो था ना, इन ब्रिटिश द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट, ये एक सडन अपहीवल नहीं था, जो नेशनल स्टेट वो लोग बना रहे थे वो सडन अपहीवल नहीं था। अब देखो इसमें क्या था कि वहां पर जो हमारा ब्रिटेन का बात है वहां पर इंग्लिश भी रह रहे हैं, स्कॉटलैंड भी रह रहे हैं, वहाँ पर तुम्हारा आयरलैंड के आयरिश लोग भी रह रहे हैं, तो ये 3 हो गए। और उसके बाद एक और थे जो हैं, क्या है, कौन जल्दी से देखो, एक कौन, वेल्स है, हाँ चलो वेल्स है। तो ये कुछ हमारे थे यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाओ। सो दीज आर द मेजर 4 जो हमारे क्या थे कम्युनिटी वहाँ पर रहा करते थे। अब होता कुछ यूँ है, सबसे इसको पॉइंट वाइज तुम लोग देख लेना, मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। देखो होता कुछ यूँ है कि ये जो इंग्लिश वाले लोग थे ये सोचे कि अब सबको यूनाइट करके अपने आप को एक जो ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली ये ओरिजिनल ब्रिटिशर्स है, तो सबको क्या करे यूनाइट करके एक अच्छा सा अपना एक ब्रिटेन बनाया जाए। ठीक है, एक यूनिटी यूनाइट करके एक ब्रिटेन बनाया जाए। तो देखो ये क्या करता है, सबसे पहले जाता है स्कॉटलैंड के पास और पैक्ट ऑफ यूनियन यहाँ पर साइन करता है। पैक्ट ऑफ यूनियन क्या होता है, पैक्ट ऑफ यूनियन के तहत ये पूरा कंट्रोल ले लेगा स्कॉटलैंड का। पैक्ट ऑफ यूनियन कब होता है आप याद कर लो, 1707 में। एंड अच्छा क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन नहीं सॉरी, एक्ट ऑफ यूनियन, पैक्ट नहीं गाइस, एक्ट ऑफ यूनियन होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। अब होता क्या है कि ये तो अंडर में आ गया, मतलब अब यहाँ का सारा कुछ ये हरास कर देंगे, मतलब जितना भी कम्युनिटी है इसका जो कुछ भी कल्चर है सबको हरास करेगा इंग्लैंड। मतलब हम लोग पहला पॉइंट पे ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज, ऐसे लिख सकते हो तुम, आखिर तुमको तो आंसर लिखना है ना, तो तुम ऐसा आंसर ऐसे लिखना कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्टेट वाज नॉट सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन बट इट रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस इन द फ्लोइंग वेज। सबसे पहले लिखना कि इंग्लिश पीपल decided to unite the whole Britain, due to which ये जो थे signed the, मतलब English signed England, फिर बोल सकते हो English people signed Act of Union with Scotland and all the cultural and all the cultural of the Scottish community was getting harassed and English will rule on the Scotland due to the Act of Union। एक पहला पॉइंट होगा। दूसरा तुम ये लिख सकते हो कि जो इंग्लिश था ये हेल्प कर रहे थे आयरिश पीपल में जो प्रोटेस्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश, तो देखो स्कॉटलैंड तो हो गया खत्म, ये पूरा आप एक कम्युनिटी बन गया, ये पूरा एक कम्युनिटी बन गया ना अगर देखा जाए तो। इफ वी सी हियर तो ये पूरा भी एक समाज बन गया, ये पूरा। अब इन दोनों को मिलाना है, तो ये मदद कर रहा था यहाँ के प्रोटेस्टेंट जो कमजोर लोग थे, तो उनका मदद कर रहा था। तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश help the Protestant of the Irish people and for the victory of the Protestant, due to which after the victory it will take the Irish under his control। तो ये भी पूरा आ गया। अब बचे हमारे वेल्स, और वेल्स के बारे में यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो देखो मेरे को तो इतना नहीं याद है बट अभी देख लेते हैं। तो यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या किया, यूनाइटेड किंगडम को अंदर। देखो इतना मेहनत करके कोई नहीं समझाने वाला तेरे को, ठीक है। मैं देखो इफ यू सी दैन
these all the sample question papers having their marking scheme. You also have the potential to go on sample paper and see the mark. By seeing the marking scheme you also got to understand. But ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि तुम लोगों को एक अच्छे लेवल, अच्छे माइंडसेट से तुम लोग को समझाना, जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है तो वो तुमको इतने अच्छे से गौर कीजिए कि तुम्हारे दिमाग में वो सब रहे, ठीक है। अब क्योंकि एनिमेशन देखने से तुम्हारा आंसर राइटिंग तो नहीं होगा, मेहनत तो इसमें करना पड़ेगा। अगर पूरे साल नहीं पढ़ो तो इसमें तो करना पड़ेगा। देखो अब जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, तो ये मेन यहाँ पर कीवर्ड है जो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि देखो वही चीज है कि इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में यहाँ पर होता है, जिसका कारण क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग कह सकते हैं यूके का फॉर्म होता है, ठीक है। जो यूके हम लोग जो कहते हैं ना, यूके तो ये क्या है, इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में जो पैक्ट हुआ था, यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 उसका, दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस एंड स्कॉटलैंड, मतलब कि जो भी, अब इससे क्या कारण क्या हो गया कि वो इम्पोज करेगा इन्फ्लुएंस, जो इंग्लिश जो है वो अपना सारा इन्फ्लुएंस अब स्कॉटलैंड पे दिखा सकता है, वो यहाँ राज करेगा। स्कॉटलैंड डिस्टिंक्ट अपने कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज वो सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड कर दिए जाएंगे। तो सप्रेस्ड एक वर्ड है। 3 पे देखो जो स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे ना, वो प्रोहिबिटेड टू स्पीक ग्लेशियल लैंग्वेज। अब जो बड़े बड़े हाईलैंडर्स थे स्कॉट के, वो लोग मना कर देते हैं कि ग्लेशियल लैंग्वेज वो नहीं बोलेंगे, और वो ना ही तो नेशनल ड्रेस जो है वो नहीं पहनेंगे, और लार्ज नंबर वाज फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, ठीक है। जिसके कारण देखो ये लोग मना कर रहे थे, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे को फोर्सिबली मतलब फोर्सफुली उनको पहना दिया जाता है, मतलब कि या फिर उसको मार दिया जाता है, आई गेस। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोटेस्टेंट को मदद कर रहे थे आयरिश आइलैंड के, टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक्स। कैथोलिक कंट्री के ऊपर ये लोग क्या करने वाले थे, अपना लड़ाई कर रहे थे यार, कैथोलिक के ऊपर हम लोग राज करेंगे। तो जो वहाँ का प्रोटेस्टेंट था ना, जैसे दो कमजोर होता है, एक मजबूत होता है, तो मजबूत वाला से कमजोर वाला लड़ रहा था। तो आयरिश हैड द प्रोटेस्टेंट ऑफ द आयरलैंड टू गेट द डोमिनेंस लाइक इस पर गेट द डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस हो जाता है। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट यूके इन 1801। अच्छा समझो, 1801 में क्या होता है कि जो आयरलैंड है ना, आयरलैंड जो है 1801 में जो आयरलैंड है, ठीक है, बात को समझो यहाँ पर, फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड द यूके इन 1801। अब समझते हैं, आयरलैंड भी अब अंडर कंट्रोल हो गया। अब 5 देखो, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, फ्लैग ऑफ नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड इन ओल्ड नेशनल सर्वाइव एज सबनेट पार्ट ऑफ द। देखो इसमें भी नहीं बनाएगा, देखो इसमें भी नहीं बताया गया कि वेल्स के साथ क्या हुआ। एट द एंड क्या हुआ होगा ना, मैं बताता हूँ। वेल्स, अब देखो जब सब अंडर आ गए ना, तो वेल्स हार मान जाते हैं और ये खुद ब खुद चले जाते हैं इसके अंडर। जब 2 आ गए तो अब ये तीसरा क्या करेगा, तो ये भी अंडर आ जाता है। अब आते हैं हम लोग अपना आगे, जो कि है 7th का क्वेश्चन नंबर बी। ट्रीटी ऑफ वाइना से क्वेश्चन रहेगा, ये वाला VBI क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ये ड्रॉन करता है 1815 में, ये होता है ट्रीटी ऑफ वाइना, ये डेट याद कर लेना। कह रहा है कि विच ऑब्जेक्ट अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड come about the Europe during Napoleonic War, highlight the significance of the provision of this treaty। अच्छा ठीक है, समझते हैं। ट्रीटी ऑफ वाइना 1815 का एक ये ऑब्जेक्ट था कि undoing most of the changes that had come about the Europe during the Napoleonic War and highlight the significant provision of the treaty। समझते हैं। ट्रीटी ऑफ वाइना कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी जो था उसको फिर से ले आया जाता है फ्रेंच में, रिस्टोर द पावर ऑफ द मोनार्क एंड जो भी टेरिटरी जो फ्रांस ने एनेक्स्ट कर लिया, तो उसको सबको वहां पर लॉस कर लिया था। ट्रीटी वाज लॉस्ट दोस टेरिटरीज वाज असेंट बाय द फ्रांस दैट और बाय, सारे कुछ कर लिए जाते हैं, लॉस कर लिए जाते हैं। उसके बाद एक सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट एट द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस, मतलब कि सीरीज ऑफ स्टेट, मतलब चारों तरफ एक स्टेट बैठा जाता है कि फर्दर एक्सपेंशन ये ना कर पाए, उसके बारे में यहाँ पर बताया। जैसे कि नीदरलैंड लगा दिया गया ऊपर नॉर्थ में, फिर उसके बाद बेल्जियम आ गया तुम्हारा, ठीक है, विच इंक्लूड बेल्जियम वाला पार्ट, तो वो चल जाता है नॉर्थ। फिर जियोना वाला जो है वो चल जाता है टू पिडमोंट इन साउथ, मतलब पिडमोंट को दे दिया जाता है जियोना वाला पार्ट। तो समझो, नीदरलैंड बेल्जियम को दे दिया गया कि वहां पर बेल्जियम आ रहेगा, तो वहां पर क्या होगा कि फर्दर ऊपर से तो डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो जो नीदरलैंड की तरफ से ऊपर जो फ्रांस था उसके ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि वहां बेल्जियम बैठा हुआ है।
दूसरा ये था कि वहां पर तुम साउथ में भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का जो जियोनो वाला पार्ट था ना वो पिडमोंट को दे दिया जाता है। ठीक है, अब तो नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट का नहीं है क्या कुछ? वेस्ट का तो देखो नहीं होगा, लेकिन ईस्ट में जो था ना, मैं बता रहा हूँ, ईस्ट में था तुम्हारा रशिया, और रशिया तो नहीं होने देगा, तो खैर वो तो ठीक है। रशिया, ये जर्मनी, कुछ तो इतना स्ट्रॉन्ग पावर है। ऑस्ट्रेलिया है क्या, क्या है नहीं पता मेरे को, बट देख लेना। अब देखो, रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी। रशिया जो था ना, उसको कुछ नए नए टेरिटरी मिल जाते हैं, जैसे वेस्टर्न फ्रंटियर, वाले ऑस्ट्रेलिया को दे दिया जाता है कुछ, नॉर्दर्न इटली ये कंट्रोल कर लो। फ्रांस में ही ये सारी चीजें हो गई। अब 39 स्टेट को क्या कर लिया जाता है, ये जो देखो जो 39 स्टेट था वो had been set up by the Napoleon was left untouched। उसको वैसे ही रहने दिया गया 39 स्टेट का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता था। इन ईस्ट रशिया जो है वो ले लेता है पोलैंड का पार्ट। हाँ देखो, ईस्ट पे रशिया राज कर रहा है, पोलैंड का पार्ट रशिया ले लिया, और रशिया को दे दिया गया कुछ सेक्सोनी का वो जो पोर्शन था। मेन इंटेंशन था कि ये रिस्टोर कर ले मोनार्की के पावर को और ओवरथ्रोन कर दे नेपोलियन और उनके क्या डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को, बस यही था। तो हम लोग कंप्लीटली देखो कुछ पॉइंट ऐसे अगर याद करना हो तो, अगर सिंपल वर्ड में बताओ तो तुम याद कर सकते हो कि सबसे पहले 39 कॉन्फेडरेशन वाज हैड बीन सेट बाय नेपोलियन वाज एंड क्या बोले, वाज लेफ्ट अनटच्ड। ठीक है, लेफ्ट अनटच्ड 39 को वैसे रहने दिया गया। फिर बोलेंगे सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। जैसे नॉर्थ का नीदरलैंड दे दिया गया किसको, बेल्जियम को। साउथ का जो पिडमोंट था, जियोना, तो पिडमोंट को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट तो तुम याद कर सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट तुम याद कर लेना कि बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, और चौथा पॉइंट पे तुम कह देना कि यार द मेन एम ऑफ दिस की टू रिस्टोर द पावर ऑफ मोनार्क। एंड पांचवा पॉइंट लिख देना कि एंड अवॉइड एंड, या फिर बोल सकते हो डिस्पैच द पावर ऑफ मोनार्की, डिस्पैच द पावर ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। भाई साहब बहुत ज्यादा वो हो गया ना, अभी लगता है 1 घंटा तो पार ही हो जाएगा इसमें। कितना हो गया टाइम देख लेते हैं, 47 मिनट्स हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, लेकिन डीपली पढ़ेंगे हम लोग, और वाली क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं जाना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना। एक चीज बता देता हूँ पहले ही, ऐसा पैसेज आएगा तो इसको कभी भी मत पढ़ना। पहली बात, कभी मत पढ़ना इस चीज को। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि इससे क्वेश्चंस नीचे जो दे रहे हैं वो आएंगे ही नहीं, तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, टाइम वेस्ट होगा, बट हाँ इससे तुम कहीं ना कहीं जो कीवर्ड्स बेसिकली जो होते हैं ना वो तुम याद कर सकते हो, बट इससे कीवर्ड्स भी नहीं मिलते बेसिकली। कभी कभी ऐसा होगा कि कीवर्ड मिल गया, नहीं तो इसी पे डायरेक्ट जंप करना। जैसे देखो कह रहा है कि द मेन रीजन ऑफ द पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बाय कृष्णा जी, क्यों कृष्णा जी ने बनाया। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो मैं कैसे टाइल करता हूँ। सबसे पहले कृष्णा जी क्या होंगे, कुछ एक इंडियन नाम लग रहा है कृष्णा जी, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक पब्लिशर हैं और एक रिवोल्यूशनरी हैं, ऐसा तुम लिख सकते हो। बोलोगे कि कृष्णा जी वांटेड टू पब्लिश द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटल डेवलपमेंट, दे वांट टू फोकस द कम्युनिटी इन दोज पॉइंट ऑफ एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, साइंस और वहाँ के अदर फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन सब पे बात करना वो दिखाते थे। इसके बाद तुम ये बोल सकते थे कि यार वो क्यों करते थे, मेन आइडिया था कि draw the attention of the public toward किसके toward science, politics and other areas in where that was happening in their environment। 8.2 को टाइल करते देखो, how was the task of native newspapers and the political associations in identical role of opposition। newspapers इस सब कैसे opposition play करता है, तो देखो some publishers published the in newspaper, they published the against the yes, the main task of the native newspaper to gathered or to, अच्छा वर्ड अगर हो सके तो ऐसे लिख सकते हैं, to draw the attention of the people toward the politics and harassment that was going toward their, एक सेकंड ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देख लो मार्किंग, देखो तुम ऐसे लिख लेना, बेटर रहेगा। कुछ कीवर्ड्स लाइक देखो, द मीडिया यूज्ड टू क्रिटिसाइज द एनालाइज गवर्नमेंट पॉलिटिक्स,
मीडिया जो था, हाँ, गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज, देखो मीडिया क्या करता था ना, क्रिटिसाइज करता था, एनालाइज करता, जो अभी भी करता है गवर्नमेंट के सारे पॉलिटिक्स पॉलिसीज को। वेयर लोकल न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है, एज अ रिजल्ट बोथ सर्व एज, देखो यार, मैं अगर सिंपल बताऊं तो तुम ऐसे लिख लेना कि जो मीडिया था वो क्या प्ले करता था, हम लोग बोलेंगे कि मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल इन इन क्रिटिसाइजिंग एंड एनालाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये कीवर्ड जो होता है ना, इसको बस तुम देख लो, क्रिटिसाइजिंग एंड एनालाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद तुम लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट इट प्ले अ गवर्नमेंट ऑपोजिशन रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑपोजिशन, तो ये क्लियर हो गया। 3, एनालाइज द रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी न्यूज़पेपर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, क्यों पॉपुलर होता है, तो सबसे पहला हम लोग रीजन देंगे कि ड्यू टू द, सबसे पहला न्यूज़पेपर क्या था, न्यूज़पेपर इसलिए फेमस हुआ बिकॉज इट अवेयर द पीपल what was going in their सराउंडिंग, इसके बारे में अवेयर करता था। ऑल्सो अवेयर पीपल अगेंस्ट ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइजेस, यहाँ पर लिख सकते हो क्रिटिसाइजेस, एंड ऑल्सो एनालाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दीज आर द कीवर्ड जो कि तुमको रखना है। एट लास्ट हम लोग को एक मैप स्किल देखने को मिलेगा, बहुत आसान, हिस्ट्री का मैप स्किल तुमको बहुत आसान देखने को मिलता है बेसिकली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कर लेते हैं। अरे 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 भाई साहब, ऐसे मत करो। मैप स्किल में देखो, तुम्हें ए प्लॉटेड है, ठीक है, तो ए प्लॉटेड है, उसको बताने की ए क्या है, तो पढ़ते एक बार। ए है ऐसा जगह जहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ। कहां पर लॉन्च हुआ था, हम लोग जानते हैं, लॉन्च हुआ था दांडी में। कहां पर, जो तुम्हारा ऐसा इंडिया का जो गुजरात वाला पार्ट है, ऐसा गुजरात वाला पार्ट, फिर नीचे इंडिया ऐसे स्टार्ट हो जाता है, तो ये गुजरात वाला पार्ट में यहाँ पर शायद ए कहीं पर होगा, मैंने अभी देखा नहीं, तो तुम देख लेना नीचे, अभी कर देता हूँ, देखो। तो ए में मेरे हिसाब से क्या होगा, दांडी होगा, ठीक है। फिर कह रहे सिटी वेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन सितंबर 1920 कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता कहाँ है, कलकत्ता मेरे को ऐसे याद है, कलकत्ता कहाँ पर है, जल्दी बताओ। कलकत्ता तुम अगर देखो तो ऐसा तुम्हारा इधर जो इंडिया ऐसे गया है, और इंडिया ऐसे कुछ आसाम वाला पार्ट ऐसा है, इंडिया नीचे गया है, इधर वाला पार्ट, यहाँ पर बिहार झारखंड जो है ना, इधर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पर है तुम्हारा कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल ये तुम्हारा कलकत्ता वहाँ पर देखने को मिला। चलो देखो चेक कर कहाँ पर है, देखो ए वाला हो गया दांडी, देखो ये पार्ट था, दांडी हो जाएगा ए, और ये जो बी है हमारा वेस्ट बंगाल, देखो ये जो पार्ट है इसका स्टेट को बोलते हैं वेस्ट बंगाल, और इसको बोलेंगे हम कि ये है हमारा कलकत्ता। मार्किंग इसके में से दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता, बट फिर भी देख लो क्या दिक्कत है, एक कलकत्ता हो गया ये वाला, और एक हो गया दांडी। सो राइट, इन दिस वीडियो, इन दिस पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री, और इतने अच्छे से कि सारा कुछ एनालाइज हो सके। अरे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके, बिकॉज दिस इज अ रॉ वीडियो, तो मैं कुछ और तो कर ही नहीं सकता। चलो यस, सो गाइस, हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री को, मतलब हमने पार्ट 1 तो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ऐसे 3 पार्ट और आएंगे जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से करना है। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले तो। एंड यार बहुत मेहनत लगता है अगर देखा जाए तो बनाने में वीडियो, सो हाँ, तो करना तो बनता है टू गेट द मोटिवेशन कि आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पर डिस्कवर करूँ। सो यही कहूँगा कि यार एंड करते हैं एंड मिलते हैं दूसरे किसी नए वीडियो में, और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 प्लीज देख के आना, ठीक है। तो चलो बाय बाय।